वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता है कि न्यू सप्ताह फिर से शुरू हो चुका है और आज है अपन मंडे। तो मंडे के दिन में आप लोग देख रहे हैं फिर से बायोसाइंस जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो है बायोसाइंस पहला सब्जेक्ट होता है। बायोसाइंस का वीडियो नंबर ये टोटली 7वां नंबर है 2024 से 25 के लिए। ठीक है, आप किसी भी स्टेट से उम्मीद करता हूँ आप लोग डेली क्लास देख रहे होंगे, उम्मीद तो करता हूँ, लेकिन बहुत लोग जो है क्लास नहीं देख रहे हैं, मैं जानता हूँ अच्छे से। कोई बात नहीं, अपना मेहनत जारी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बाद में इन लोगों को दिक्कत इसीलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग से पढ़ते नहीं है। एग्ज़ाम आता है परेशान हो जाते हैं कि मैं नहीं पढ़ा हूँ, मुझे तैयारी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे भाई, डेली आधे घंटा का मैं वीडियो देता हूँ, आप देखो कितना अच्छा तैयारी हो जाता है। एग्ज़ाम के समय सिर्फ रिवीजन का काम रहेगा, तो स्टार्टिंग से देखना नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं शुरू करता हूँ। जो पढ़ने वाले हैं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने वाले के लिए कितना भी कुछ बोल लूँ, उनको पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है। कहता है स्किन, टॉपिक आज का स्किन होने वाला है। हम जो है स्किन देखेंगे, स्किन का काम, स्किन का स्ट्रक्चर को अच्छे से समझेंगे। तो आखिर ये स्किन होता क्या है, स्किन का क्या काम है, सारा कुछ डिटेल से समझेंगे। चलिए स्किन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले स्किन होता क्या है, देखिए। तो स्किन जिसे हम लोग त्वचा बोलते हैं, शरीर के सबसे बड़ा ऑर्गेन है। यह क्या है, शरीर के सबसे बड़ा अंग है। ध्यान दीजिएगा, जो शरीर को ढकने का काम और उससे सुरक्षा करने का काम करता है। ठीक है, यह शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। स्किन हमारे देखते हुए पूरे बॉडी के पार्ट में एक लेयर सा बना हुआ है, ऊपरी पार्ट है, बाहरी परत है शरीर का। ठीक है, तो यह सबसे बड़ा अंग होने के साथ साथ शरीर को ढकने का, शरीर को रक्षा करने का कार्य करती है। यह शरीर को बाहरी वातावरण यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सुरक्षा प्रदान करता है। यही हमारा स्किन होता है, त्वचा होता है। ठीक है, आगे इसको डिटेल से हम लोग देखेंगे। चलिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, स्किन के लेयर आपको सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए। स्किन के लेयर, स्किन के लेयर की मैं बात करूँ तो त्वचा के मुख्यतः 3 लेयर होते हैं। ठीक है, पहला लेयर होता है एपिडर्मिस, बाहरी लेयर होता है। डर्मिस जो कि बीच के लेयर होता है, और हाइपोडर्मिस या इसी को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं, यह अंदर की परत होता है। ठीक है, तो कुल मिला के स्किन, आपसे कोई पूछे स्किन कितने लेयर में होता है, तो स्किन बेसिकली 3 लेयर से बना होता है। पहला लेयर, बाहरी लेयर जो होता है एपिडर्मिस होता है, बीच का लेयर जो होता है डर्मिस होता है, और सबसे अंदरूनी जो लेयर होता है स्किन का उसे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस टिश्यू बोलते हैं, जो अंदरूनी परत होता है। तो इन 3 लेयर को आप लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यही आपका स्किन है। स्किन ये देखने में यहाँ पे इतना मोटा है, लेकिन बेसिकली स्किन कितना पतला है आप लोग भी जानते हैं, हम लोग महसूस करते हैं। देखिए, ये एक प्रकार से इमेजिन कीजिए कि ये स्किन है। ठीक है, स्किन त्वचा है। मैंने पढ़ाया क्या कि बाहरी परत एपिडर्मिस होता है, तो ये बाहरी सबसे ऊपरी परत एपिडर्मिस, ये बीच का परत जो होता है यह डर्मिस का होता है, और तैलीय और आपका कहा जाए तो सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मस जो सबसे अंदरूनी होता है, जो अटैच होता है मसल्स के साथ में, इसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। बात समझ गए। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं बाहरी लेयर, ये बाहरी लेयर जो आप लोग देख रहे हैं, स्ट्रेटनम कॉर्नियम, स्ट्रेटनम लूसिडिनम, स्ट्रेटियम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटियम स्पिनोसम, स्ट्रेटियम बेसल, ये जो 2, 4, ये 5 जो प्रकार है, यह आपके बाहरी लेयर का प्रकार है। बाहरी लेयर का प्रकार ज़्यादा है। ठीक है, बाहरी लेयर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन प्रकार इसका जो है ये सब के सब है। बीच का लेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी हमारा ग्रंथियाँ होती है, जितने भी हमारा हेयर का रोम होता है, जितने भी ब्लड वेसल्स है, सब डर्मिस में ही जो है जाकर खुलता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होता है। देखिए ना, ऊपर में कोई वेसल्स आपको देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जबकि यहाँ पे देखिए लाइन वाला लाइन जो है सब वेसल्स ही है, सब जो है आपका ग्रंथि है, जो इसमें लत्ती नुमा लाइन वायर के जैसे दिख रहा है, ये सब ग्रंथि है, ब्लड वेसल्स है, जो कि ये बीच वाला लेयर में है। ठीक है, कहाँ है, इस बीच वाला लेयर में। तो ये सब जो है स्किन है। देखिए, हेयर का भी रोम यहीं से निकला है, बीच वाला से ही यहाँ पे निकला है, जड़ यहीं पर है ना। तो कुल मिला के ये अपन इम्पोर्टेंट चीज़ है।
इसको ध्यान में रख लीजिए। और एपिडर्मिस के जो टाइप्स है, एक प्रकार से टाइप्स है स्ट्रेटनम, ठीक है ना, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडियम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पेनियोसम, स्ट्रेटम बेसल। याद रख लीजिए, कॉर्नियम, लूसिडियम, ठीक है, ग्रेनुलोसम, स्पेनियोसम एंड बेसल, ये याद रख लीजिए। बाकी ये तो सब स्ट्रेटम ही है, ये एपिडर्मिस का प्रकार है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एपिडर्मिस या बाहरी लेयर होता है। अब इसको तीनों लेयर के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। यह त्वचा के सबसे बाहरी परत ऊपरी परत होता है जो शरीर को बाहरी हानिकारक तत्वों से बचाता है, ठीक है, जैसे रेडिएशन वगैरह हो गया, टेम्परेचर वगैरह हो गया, ठीक है ना, धूप हो गया, इन सब से बचाता है। नेक्स्ट है इसका विशेषता क्या है, तो देखिए यह परत बिना रक्त कोशिकाएं ब्लड वेसल्स की होती है। मैंने ऊपर दिखाया ना पिक्चर में कि सबसे ऊपर वाला जो एपिडर्मिस है उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स था नहीं था, वह सीधा एक जो है लेयर होता है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स, कोई ग्रंथि या कोई हेयर का रोम जो है नहीं होता है, ठीक है। तो यह बिना रक्त ब्लड वेसल्स के होता है। इसमें कोशिकाएं लगातार बनती और झड़ती रहती है क्योंकि इसमें लगातार जो है स्किन में जो सेल होता है बाहरी परत का डेड होते रहता है। यह 4 से 5 उप परतों सब लेयर में बांटी होती है। जो ये मैंने 5 लेयर एपिडर्मिस का बताया ना, स्ट्रेटम लूसिडिनम, स्ट्रेटम ग्लोसेलम, ये सब जो मैंने बताया वो चारों 5 लेयर में बांटा होता है सबसे बाहरी लेयर। तो यही इसका जो है एपिडर्मिस है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी ऊपर बता दिया सब लेयर है, यानी लेयर का लेयर है। जो एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला है उसमें भी अलग अलग लेयर है, 4-5 लेयर है जो कि मैंने नाम बता दिया। एक बार और देखिए, स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्नियम याद रखिए कॉर्निया से, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होता है सबसे ऊपर का यह परत है किसका, एपिडर्मिस का। यह मृत कोशिकाएं से बनी होती है, शरीर की सुरक्षा करती है। तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, इसको ध्यान में करके रखिए। यह एपिडर्मिस का सबसे फर्स्ट लेयर होता है, ठीक है। आगे है स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम लूसिडम, यह परत केवल हथेली और तलवे में पाई जाती है। यानी एपिडर्मिस में ये जो स्ट्रेटम लूसिडम होता है, यह लूसिडम जो होता है सिर्फ हथेली और तलवे में, जहाँ पे मजबूत जो है त्वचा है वहाँ पे ये सिर्फ पाई जाती है स्ट्रेटम लूसिडम। पारदर्शी ये होता है, ठीक है, याद रखना। तीसरा है यहाँ पे स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसमें केराटिन बनने लगता है, ठीक है, कोशिकाएं मरने लगती है। तो तीसरा है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसको ध्यान रखिएगा। चौथा है स्ट्रेटम स्पिनोसम, इसमें प्रतिरक्षा से संबंधित कोशिकाएं पाई जाती है। पांचवा है स्ट्रेटम बेसल, यह सबसे निचली परत होती है। आप सभी देख सकते हैं जो पांचवा लेयर है स्ट्रेटम बेसल, इस स्ट्रेटम बेसल ये तो सबसे नीचा होता ही है एपिडर्मिस के, लेकिन यहीं से नए कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। यहाँ पे मेलेनोसाइट होते हैं जो मेलानिन बनाते हैं, जो जिसके कारण त्वचा का रंग जो है आपका जैसा जिसका त्वचा का रंग है वैसा बिखरता है, ठीक है। तो स्ट्रेटम बेसल में ही जो है आपका त्वचा का रंग जो है निर्धारण होता है मेलेनोसाइट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है आपका हो गया एपिडर्मिस के 5 लेयर, याद रखिएगा। आगे है यहाँ पे सेकेंड लेयर है जो कि डर्मिस है। डर्मिस का सेकेंड लेयर जो है यह एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है और त्वचा को मजबूती, लचीलापन और पोषण प्रदान करता है, ठीक है। तो डर्मिस जो होता है यह मध्य परत है, और मध्य परत है तो काफ़ी महत्वपूर्ण परत है। फर्स्ट परत में तो कोई जो है ब्लड वेसल्स, कोई भी नर्व सेल या कोई भी जो है आपको वाहिकाएं नहीं पाई जाती है, ठीक है, वो सीधा एक जो है लेयर में होता है। लेकिन डर्मिस के अंदर बहुत सारे जो है आपको ब्लड वेसल्स, बहुत सारे तंत्रिकाएं, बहुत सारे ग्रंथियां मौजूद होती है इसी बीच वाले लेयर में स्किन के, ठीक है। यह एपिडर्मिस से नीचे होता है, त्वचा को मजबूती, लचीलापन और पोषण प्रदान करता है। कैसे पोषण प्रदान करता है, क्योंकि यहीं से ब्लड वेसल्स, यहीं से नर्व सेल, यहीं से ग्लैंड जो है आपको मजबूती से यहीं पे रहता है, इसलिए इन सब की मौजूदगी से इसे लचीलापन भी बनाता है। आगे मैं बात करूँ तो इसकी विशेषता वही है कि इसके अंदर इस परत में ही ब्लड वेसल्स होता है, नर्व होता है और यहीं पे जो है आपके ग्रंथियाँ भी होती है।
यह 2 सब लेयर में होता है, 2 उप परत में होता है। कौन कौन सा 2 उप परत है, चलिए आपको मैं आगे दिखाता हूँ। तो जिस प्रकार से आप लोग एपिडर्मिस के 5 सब लेयर देखे हैं, उसी प्रकार से आपके बीच वाले लेयर में भी 2 अलग अलग लेयर है। पहला है पेपिलरी लेयर। पेपिलरी जो लेयर है, यह ऊपर की एक पतली लेयर होता है, ठीक है। मतलब यह ऊपर का, बीच के लेयर का यह ऊपरी लेयर होता है, ठीक है, पतली लेयर। इसमें स्पर्श रिसेप्टर होते हैं, यह एपिडर्मिस को पोषण देती है। अब चूंकि यह एपिडर्मिस किससे कनेक्ट होता है, बीच के लेयर में ऊपर वाला पतली लेयर होता है, तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला से भी ऊपर तो एपिडर्मिस है, तो उससे जो नीचा है तो संपर्क में रहेगा ही ना, इसीलिए इसे स्पर्श रिसेप्टर बोलते हैं। स्पर्श रिसेप्टर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो है एपिडर्मिस के साथ स्पर्श रहता है, ठीक है। तो पेपिलरी हो गया। अब यहाँ पे रेटिकुलर है। पेपिलरी के बाद कौन सा है, रेटिकुलर लेयर है। यह गहरी और मोटी परत होती है। अब चूंकि पहला परत तो भाई पतली लेयर है जो स्पर्श कर रहा है एपिडर्मिस के लेयर के साथ, तो अब उसके बाद जो भी बच जाता है वो गहरी और मोटी लेयर में यही होता है। इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर होते हैं। इसमें निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे इसके अंदर ही स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियाँ, सीबिकस ग्लैंड जिसके अंदर जो है तैलीय ग्रंथियां होती है, हेयर फॉलिकल होते हैं। तो यहीं से जो है आपके ये सब निकलते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। पसीना जो निकलता है वह इसी के अंदर ग्रंथि होता है जहाँ से पसीना निकलता है, ठीक है। स्किन के ऊपर जो देखते होइएगा चिपचिपा सा जो पदार्थ निकलता है, सीबिकस ग्लैंड यही होता है। हेयर जो निकलता है स्किन के ऊपर वह यहीं से इसका जड़ होता है, समझ रहे हैं ना। तो रेटिकुलर जो होता है यह डर्मिस का ही जो है आपका बीच निचले पार्ट का है, ठीक है। ब्लड वेसल्स वगैरह वहीं पर होता है, तो ये चीज़ समझ गए। अब आगे आइए। आगे कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हाइपोडर्मस, ठीक है। आगे क्या है, हाइपोडर्मस है। तो हाइपोडर्मस में यहाँ पे देख लीजिए तीसरा सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मस जो है होता है। यह सबसे अंदर की परत है जो त्वचा और शरीर के अंदरूनी अंगों के बीच कुशन का काम करता है, रास्ता का काम करता है, ठीक है। यह सबसे अंदरूनी परत है जो त्वचा और शरीर के अंदरूनी अंगों के बीच क्यूशन का काम करता है, ठीक है। मतलब अब ये चूँकि सबसे अंदरूनी है तो जहाँ भी होगा वो अंदरूनी है तो उस अंग से अटैच होगा, और ऊपर स्किन से अटैच है। तो कहने का मतलब है कि यह जो है अंग इंटरनली ऑर्गेन और स्किन दोनों के बीच में एक जो है क्वेश्चन का काम करता है, यानी एक कहा जाए तो जोड़ने का, पुल का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये चूँकि हाइपोडर्मस है तो इसका विशेषता क्या है, यह वसा ऊतक फैटी टिश्यू से बना होता है, इसमें फैट होता है। ऊर्जा संग्रह, एनर्जी स्टोरेज यहीं पे होता है, ठीक है। शरीर को ठंडा और चोट से बचाता है हमें। इसमें बड़ी रक्त कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होते हैं। तो ये अपन जो ये अभी जो देखे हैं हाइपोडर्मस, ये हाइपोडर्मस सबसे अंदरूनी, सबसे निचला होता है, जो अंदरूनी अंग के साथ तो होता ही है संपर्क में, और बाहरी जो है त्वचा के साथ में संपर्क में होता है। यह फैटी टिश्यू का होता है, इसीलिए इसमें वसा होता है। यह वसा होने से यह एनर्जी को स्टोर करता है। यह शरीर को ठंडा और चोट से बचाता है। इसमें बड़ी रक्त कोशिकाएं और तंत्रिकाएं मौजूद होती है। तो ये जो है हाइपोडर्मिस लेयर का मुख्य विशेषता है जो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मैं कार्य आपको बता देता हूँ, कार्य क्या क्या कार्य होता है स्किन का। देखिए स्किन का जो काम होता है, आपने तो लेयर देख लिया, 3 लेयर होता है, लेकिन ये तीनों लेयर मिलकर स्किन बनाता है। तो बेसिकली वह स्किन का क्या काम है, स्किन का क्या काम है हमारे बॉडी में। तो पहला काम स्किन का तो यही है, पहला काम तो स्किन का यही होता है कि यह बॉडी को सुरक्षा देता है। क्या करता है, सुरक्षा देता है। क्या करता है, सुरक्षा किससे देता है, तो टेम्परेचर से, बहुत सारे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे होते हैं, पराबैंगनी किरण, उससे सुरक्षा देता है, ठीक है। बाहरी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा देता है, डायरेक्ट बॉडी में नहीं प्रवेश करने देता है, ठीक है। तो ये सब जो है आपके तापमान से, इन सब से सुरक्षा देने का काम करता है। चोट से भी सुरक्षा देता है। तो पहला घाव तो स्किन पर ही न लगता है, तो ये सुरक्षा देता है। दूसरा काम ये क्या करता है, तो दूसरा इसका जो काम है,
ताप का नियंत्रण करना, यानी स्किन हमारे बॉडी के हीट ताप के रेगुलेट करता है। हमारे बॉडी में ज़्यादा तापमान होने पर, कम तापमान होने पर यह जो है तापमान को मेंटेन करता है, ठीक है। इसका काम सेंसेशन का भी होता है, इसका काम जो है संवेदना का भी होता है। ये संवेदना का भी काम करता है, जैसे आप उस पर चूँकि गर्म रखते हैं तो गर्म का एहसास, ठंडा रखेंगे तो ठंडा का एहसास, छुएंगे उसमें आप चींटी काटेंगे तो काटने का एहसास, तो यह एहसास बेसिकली सेंसेशन का काम करता है, ठीक है। आगे होता है यहाँ पे स्राव और उत्सर्जन का काम, ठीक है। स्राव और उत्सर्जन का काम होता है। स्राव और उत्सर्जन के काम कैसे होता है? तो यह स्राव उत्सर्जन के काम, जैसे आपके बॉडी से जो है तैलीय निकलता है, वह क्या होता है? सीबिकस सीबम होता है, बॉडी से स्राव होता है। पसीना निकलता है, वह भी जो है यहीं से स्राव होता है, तो ये स्राव करता है। यह जल संतुलन का काम करता है। क्या करता है? जल को संतुलन करने का काम करता है। बॉडी में अधिक पानी होने पर बॉडी से पानी बाहर निकल जाता है, बात समझ रहे हैं ना। तो ये जो है संतुलन का भी, जल संतुलन का भी काम करता है। यह भंडारण का भी काम करता है, जैसे अभी आप देखे हैं कि यह अपने अंदर वसा को जो है स्टोरेज करके रखता है। तो वसा के स्टोरेज करने का मतलब क्या है कि वह ऊर्जा भी प्रदान कर सकता है। तो यह फैट को रखता है, यानी ऊर्जा देने के लिए, तो यह स्टोरेज का भी काम करता है, बात समझ गए ना। इसके थ्रू, स्किन के थ्रू हम दवा भी प्रवेश कराते हैं, तो यह मेडिकेशन का भी काम करता है, ड्रग रूट का। जैसे बहुत सारे क्रीम वगैरह आता है, तो यह स्किन के ऊपर लगाने से वह एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वह दवाई देने का भी एक माध्यम हो गया। तो ये सब इसका काम है स्किन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो मैं लेकर आया हूँ ब्लड क्लॉटिंग, देखिए ब्लड क्लॉटिंग मैं आपको दिखाऊंगा। ब्लड क्लॉटिंग का आपसे फ्लो चार्ट बनाने के लिए पूछता है कि मैकेनिज्म और ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, उसका मैकेनिज्म बताए। चलिए आज की इस वीडियो को मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए रक्त का थकना, यहाँ पे समझ लीजिए, जो रक्त का थक्का होता है, रक्त का थक्का कैसे जमता है, क्लॉटिंग कैसे होता है, तो यह एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है? यह एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो शरीर में चोट लगने पर, रक्तस्राव होने पर खून को बहने से रोकने के लिए होता है। इसे हेमोस्टेसिस भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में हेमोस्टेसिस पूछे, ठीक है, या फिर ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म पूछे, आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। चलिए, ब्लड क्लॉटिंग को, रक्त के थक्का जमने की प्रक्रिया को बेसिकली 3 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 चरण हैं? चलिए देखते। ब्लड क्लॉटिंग के 3 चरण में पहला जो चरण है, पहला जो आपके सामने जो चरण है आपको दिख रहा है, रक्त वाहिनी का संकुचन होना। पहला चरण में वैस्कुलर फेज का होता है। इस वैस्कुलर फेज में क्या होता है? देखिए, जब रक्त वाहिनी, ब्लड वेसल्स कट या क्षतिग्रस्त हो जाता है, वह सिकुड़ने लगती है, ठीक है। वैसोकंट्रिक्शन होता है उसमें, ताकि खून का बहाव कम हो सके। यह शरीर के तत्काल प्रतिक्रिया होती है। देखिए, जैसे हम ब्लड क्लॉटिंग कब करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग क्यों आवश्यक होता है? तो जब ब्लड रक्तस्राव हो, कटने फटने पर, तभी तो ब्लड क्लॉटिंग की आवश्यकता होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग में पहला जो स्टेप होता है कि आपका त्वचा या आपका बॉडी में कहीं भी मान गए क्षतिग्रस्त पहुंचता है, इंजरी होता है, तो वहाँ से ब्लड निकलता है। और वह ब्लड जब निकलता है तो ब्लड को क्लॉट होना भी ज़रूरी होता है। नहीं क्लॉट होगा तो ब्लड निकलते रहेगा तो व्यक्ति का डेथ भी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक ब्लड का क्लॉट होना भी ज़रूरी है, ताकि एक सीमित के बाद ब्लड ऑटोमेटिक रुक जाए, ब्लड जो है आपका निकलना बंद हो जाए, उसके लिए क्लॉटिंग होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहला होता है वैस्कुलर फेज। वैस्कुलर फेज में ये होता है कि जैसे रक्त वाहिनी क्षतिग्रस्त हुआ या कट गया या जो भी हुआ, उसके होने के बाद खून का बहाव कम होने के लिए हमारा जो वेसल्स होता है वह सिकुड़ने लगता है। ब्लड वेसल्स जहाँ पे चोट लगा है, कट फट गया है, वहाँ पे सिकुड़ने लगता है। वह सिकुड़ता इसलिए है कि जो ब्लड का बहाव है वो कम हो जाए, ठीक है। यह सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। यह शरीर की एक तत्काल प्रतिक्रिया होती है कि जैसे ही चोट लगे, रक्त वाहिनी कट जाए, फट जाए, तो वहाँ पे सिकुड़ने होने लगता है, कंट्रिक्शन होने लगता है, ताकि ब्लड का फ्लो कम हो जाए। ये सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब दूसरा जो होता है
प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। अब दूसरा स्टेप, जो पहला स्टेप जो होता है वह होता है आपका, यूँ कहा जाए तो ब्लड वेसल्स का चरण होता है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स कंट्रिक्शन होता है। दूसरा होता है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट प्लग का बनना। खून में मौजूद प्लेटलेट क्षतिग्रस्त स्थान पर चिपक जाती है, ये एक दूसरे से चिपक कर एक अस्थायी प्लग बनाती है जिससे खून बहना रुकता है। यह प्रक्रिया प्लेटलेट एग्रीगेशन कहलाती है। तो अब दूसरा जो होता है वो होता है प्लग फॉर्मेशन का, जहाँ पे एक प्लग बनता है। वह प्लग जो है क्या कब बनता है, तो जब ब्लड वेसल्स फटता है, ब्लड निकलने लगता है। ब्लड निकलता है तो वहाँ पे पहला तो होता है कि जो ब्लड वेसल्स क्षतिग्रस्त हो गया है वह खुद कंट्रिक्शन हो जाता है, उसमें संकुचित हो जाता है ताकि जो ब्लड बहाव है वो कम हो सके। उसके बाद होता है दूसरा फेज में कि जहाँ इंजरी हुआ है उस जगह पर प्लेटलेट बनने लगता है, ठीक है, बनने लगता है, प्लेटलेट आकर चिपक जाता है और एक दूसरे से प्लेटलेट चिपकने पर वह अस्थायी प्लग बना देता है जिससे खून जो है बहना और कम हो जाता है, ठीक है। यह प्रक्रिया प्लेट एग्रीगेशन कहलाता है। कौन प्रक्रिया? एक दूसरे से जो प्लेटलेट चिपक कर एक प्लग बनाता है, यह प्लेट एग्रीगेशन कहलाता है, ठीक है। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है कोगुलेशन कैस्केड का, ठीक है, कोगुलेशन थक्का बनने की जैव रासायनिक प्रक्रिया। तीसरा स्टेप कोगुलेशन का जो होता है थक्का बनने का, इस चरण में कई प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर थक्का बनाने वाले कारक सक्रिय होते हैं। कुल 13 मुख्य फैक्टर्स होते हैं, जैसे फैक्टर 1 से लेकर फैक्टर 13। पहला में क्या होता है, सीधा समझिए, सिंपल समझिए, 3 चरण है। तो पहला चरण जो होता है, इस पहला चरण में ब्लड वेसल्स में कंट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है। दूसरा में क्या होता है, प्लेटलेट एक दूसरे से चिपक कर प्लग का निर्माण करता है जिसे प्लेटलेट एग्रीगेशन बोलते हैं। तीसरा चरण जो कोगुलेशन का है, थक्का बनने की प्रक्रिया का। अब इस थक्का बनने की प्रक्रिया में बहुत सारे जो है क्लॉटिंग फैक्टर आकर क्या करता है, सक्रिय हो जाता है। बहुत सारे 1 से लेकर 13 तक जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो थक्का बनाने में मदद करता है, वह 13 फैक्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और ये श्रृंखला में क्रियाशील होते हैं जिसे कोगुलेशन कहते हैं, जो आगे मैं आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे यह फैक्टर सब एक्टिव होकर ब्लड क्लॉट बनाता है, ठीक है। देखिए, क्लॉटिंग को अगर आपको समझना है अच्छे से तो पहले एक चीज़ को समझिए। पहला चरणबद्ध तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले क्या होता है, चोट लगना है। किसी भी ब्लड क्लॉट का ज़रूरत कब पड़ता है, ब्लीडिंग होने पर। ब्लीडिंग कब होता है, जब चोट लगता है, हमारा टिश्यू जो है डैमेज होगा, ब्लड वेसल्स डैमेज होगा तब ना ब्लड निकलेगा। तो पहला होता है चोट लगना, इंजरी, ब्लड वेसल्स का इंजरी होना। और जब ये इंजरी होता है तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, फट जाता है, खून बहने लगता है, ठीक है। और जैसे ही खून बहने लगता है तो खून बहने के साथ में ही जो है ब्लड का थक्का भी बनना शुरू हो जाता है ताकि खून जो है आगे एक समय पर जाकर रुक जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होता है। तो पहला स्टेप जो होता है इंजरी का, ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, इंजरी, ओके। पहला स्टेप जब इंजरी हो जाता है तो दूसरा स्टेप होता है प्लेटलेट का सक्रिय होना। हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट पाया जाता है वह एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब एक्टिव होता है और उस स्थान पर जाकर जहाँ चोट लगा है, कट गया है, जहाँ से ब्लड निकल रहा है, उस जगह पर प्लेटलेट जाकर इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होकर वहाँ पे एक प्लग बना देता है, जो कि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ। वह प्लग फॉर्मेशन करता है प्लेटलेट सब आपस में मिलकर, ठीक है। अस्थायी रूप से वह प्लेटलेट सब मिलकर एक प्लग बना देता है, ठीक है, एक थक्का बना देता है, ओके। अब जैसे ही प्लग का फॉर्मेशन दूसरा स्टेप में समाप्त होता है, प्लग बनने के बाद अब जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर 1 से लेकर 13 तक है, उसमें से जिसका जिसका ज़रूरी होता है वह सब एक्टिव होने लगता है, ठीक है। रक्त में कुछ विशेष प्रोटीन होते हैं जिसे क्लॉटिंग फैक्टर्स कहा जाता है। यह क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है कैस्केड रिएक्शन श्रृंखलाबद्ध तरीके से सक्रिय हो जाते हैं और ये सक्रिय होते हैं। कुल मिला के 13 प्रमुख क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनमें
फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन आदि शामिल होते हैं किसमें, इस क्लॉटिंग के प्रक्रिया में। ओके, अब तीसरा स्टेप में आप लोग जान गए कि फॉर्मेशन किसका होता है, प्लग का। प्लग का फॉर्मेशन होने के बाद दूसरा स्टेप में प्लग फॉर्मेशन, तीसरा में एक्टिव होता है कौन सा, आपके अलग अलग जो है क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव होता है। अब क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो गया है तो चौथा स्टेप आता है आपका थ्रोम्बिन का बनना, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। अब किसका एक्टिवेशन हो गया, फैक्टर का। ये थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब क्या है, ये सब क्लॉटिंग फैक्टर है जो एक प्रोटीन के रूप में होता है। ठीक है, अब चौथा स्टेप थ्रोम्बिन बनेगा। यह थ्रोम्बिन क्या करता है, क्लॉटिंग फैक्टर की प्रतिक्रिया से प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ सक्रिय होकर थ्रोम्बिन में बदलता है। ठीक है, यानी क्लॉटिंग फैक्टर से प्रोथ्रोम्बिन निकलता है और यह एक्टिव होकर थ्रोम्बिन में बदल जाता है। ठीक है, इस स्टेप में चौथा स्टेप। अब आप समझ चुके हैं प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है। अब ये थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन को सक्रिय करता है जिससे यह फाइब्रिन में बदल जाता है। ठीक है, फाइब्रिन एक तरह का जाल बनाता है जो प्लेटलेट और रक्त कोशिकाओं को पकड़ लेता है और पकड़कर वहाँ पे रक्त का थक्का बना देता है। बात और यही तो छठा पॉइंट में जाकर रक्त थक्का बन जाता है। बात समझ गए, तो यही ब्लड क्लॉट हो जाता है वहाँ पे, जिससे ब्लड बहना बंद हो जाता है। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ में आया तो चलिए एक बार और हम डिस्कस कर देते हैं। चलिए, ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म को आप चरणबद्ध तरीके से नहीं समझ पाए तो ये फ्लो चार्ट में समझ लीजिए। फ्लो चार्ट में समझना आसान होगा। कैसे, मैंने पहले क्या बताया भाई, इंजरी होगा, कहीं भी इंजरी होगा, ब्लड क्लॉट के लिए इंजरी जरूरी है। पहले इंजरी होता है। ठीक है, इंजरी के बाद मैंने बताया कि भाई वैसो कंट्रिक्शन होगा, यानी जो रक्त वाहिनी में चोट लगा है वो खुद जो है संकुचित होने लगता है, सिकुड़ने लगता है। ठीक है, सिकुड़ने के बाद मैंने आपको बताया कि जैसे ही कॉन्ट्रिक्शन होता है तो तीसरा स्टेप में प्लेटलेट एक्टिव हो जाता है। एक्टिवेशन किसका होता है, प्लेटलेट का। किस लिए एक्टिवेशन होता है, क्योंकि यह प्लेटलेट चिपक कर प्लग का निर्माण करता है। तो तीसरा क्या होगा, प्लेटलेट एक्टिव हो। प्लेटलेट एक्टिव होने के बाद मैंने बताया कि वह प्लग बनाएगा, प्लेटलेट सब मिलकर। ठीक है, अब जब वो प्लग बना लेगा तो क्लॉटिंग फैक्टर सक्रिय हो जाएगा। जितने भी 1 से लेकर 13 है वो सब एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद मैंने आपको बताया प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हुआ। अब एक्टिव होने के बाद कौन ये पहले एक्टिव होगा, प्रोथ्रोम्बिन। यह प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन बनने के बाद यह थ्रोम्बिन जो है फाइब्रिनोजेन में बदलता है। यह फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदलता है। ठीक है, फाइब्रिन में। अब यह फाइब्रिन जो है एक जाल सा नेटवर्क बना लेता है फाइब्रिन का। ठीक है, और जाल सा नेटवर्क बना लेने के बाद अस्थायी रूप से क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी वहाँ पे जो प्लेटलेट है पहले से और जो ब्लड सेल्स बह रहा है वह उसे जो है यह नेटवर्क क्या करता है, अपने अंदर जकड़ कर वहाँ पे रक्त का थक्का बना देता है। बात को समझ गए, तो इस मैकेनिज्म को याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है तो आपको जो है बनाना पड़ेगा। चाहे वो हेमोस्टेटिस पूछे या ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पूछे, आप बना दीजिएगा। इसमें कुछ नहीं है भाई, पहले चोट लगेगा, चोट लगने के बाद ब्लड निकलने लगेगा। तो ब्लड निकलने लगता है तो जो चोट लगा है जहाँ पे, वहाँ पे जो रक्त वाहिनी है वह संकुचित होने लगता है। ठीक है, संकुचित होने लगता है क्यों, क्योंकि ब्लड स्राव कम करना है। तो ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है, ब्लड बहने के साथ में ही प्रोसेस शुरू हो जाता है क्लॉटिंग का। तो ब्लड क्लॉटिंग के शुरुआत में ही चोट लगने के बाद संकुचन भी होने लगता है। संकुचन होने के बाद वहाँ पे प्लेटलेट एक्टिव हो जाता है। ठीक है, बॉडी में जो है हमारा प्लेटलेट एक्टिव होने के बाद वह प्लेटलेट बहुत सारे मिलकर प्लग बना लेता है। प्लग बनाने के बाद शुरू होता है क्लॉटिंग फैक्टर्स का खेल, यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव हो जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिव होता है तो आगे चलकर पहले प्रोथ्रोम्बिन आता है। यह प्रोथ्रोम्बिन आगे थ्रोम्बिन में बदल जाता है। यह थ्रोम्बिन चलकर फाइब्रिनोजेन में बदल जाता है। यह फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदल जाता है।
अब यह फाइब्रिन जो है एक जाल सा नेटवर्क बनाता है। अब वह जाल जो होता है क्या करता है, ब्लड सेल को और प्लेटलेट को जकड़ लेता है और वहाँ पे क्लॉट का निर्माण कर देता है। तो आगे इसके जो है आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। बात समझ गए? तो यही स्टेप है, यही फ्लो चार्ट है, ध्यान रखिएगा। ओके, धन्यवाद।